एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप लोग के लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए वन शॉट रिवीजन वीडियोस की शुरुआत ऑलरेडी कर दी थी और उसको हमने कंसीडर किया था एनी गेम सीरीज में और आपको अनाउंस भी किया था कि हम जो भी आपके साइंस सब्जेक्ट के रिमेनिंग वन शॉट रिवीजन वीडियोस है उसको हम हमारे एंड गेम सीरीज में लेकर आएंगे। तो आज अगेन आपके सामने में एक और वन शॉट रिवीजन वीडियो बेहतरीन तरीके से लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात कर रहे होंगे हमारे 10th स्टैंडर्ड के साइंस 2 सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज हम लेकर आ गए हैं इसका लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी आपको याद होगा दोस्तों कि इसके पहले का जो एक लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट था दोस्तों वो हमने कंप्लीट किया हुआ था, जिसमें हमने कई सारी चीजें देखी थी। जैसे कि आपको अगर मैं याद दिला दूं, हमने देखा था दोस्तों बाइनरी फिजन क्या होता है वो हमने देखा था, मल्टीपल फिजन क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो बडिंग हमने देखा था, ठीक है। बडिंग के अलावा फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ऐसे कई सारी चीजें देखी थी। तो असेक्सुअल का पार्ट हमने लेक्चर नंबर 1 जो था हमारा उसमें हमने कंप्लीट किया था। और आज जो देख सकते हो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसके कई सारे टाइप्स के बारे में, किस प्रकार प्लांट्स में होता है, किस प्रकार ह्यूमन बीइंग्स में होता है, ये सभी चीज बात करेंगे। तो ये आज का वीडियो रिवीजन वीडियो है, तो रिवीजन जैसा फास्ट जाऊंगा थोड़ा, क्योंकि अगर आप हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस जो हमने प्लेलिस्ट में डाल के रखे हुए हैं वो आप देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन आज हमारा सिर्फ रिवीजन वीडियो है, दैट्स व्हाई हम थोड़ा फास्ट भी जाएंगे। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो, ये हमारा एंड गेम सीरीज का पार्ट है, दैट्स व्हाई वी हैड कंसीडर्ड दिस एंड गेम सीरीज के अंदर। और साथ ही में दोस्तों आपको कुछ भी डाउट है मुझसे, आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ये है इंस्टाग्राम का आईडी @RahulJS23। यहां से मुझे फॉलो कर सकते हो। साथ में आपने अगर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे हमने आपके लिए कई सारे इंपॉर्टेंट PDF अपलोड किए हुए हैं, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी हमने डाला हुआ है। तो आप प्लीज जाइए बिना किसी देरी के, जो लिंक है ना वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट से जाओ ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो हम लोग शुरुआत करेंगे यहां से। तो दैट इज नथिंग बट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था स्टार्टिंग में मैंने बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल दो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में मैंने आपको एग्जांपल फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार जो मेल होता है उसके स्पर्म्स होते हैं, फीमेल के जो ओव्यूल्स होते हैं वो यूनाइट होते हैं। तो यहां पे हम एक्चुअली बात कर रहे होंगे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स में कैसा होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पे देखोगे तो यहां पे आपको एक नजर आ रहा होगा, दैट इज फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ठीक है ना, सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, मेल में पेनिस होता है, फीमेल्स में वजाइना होते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो वैसे प्लांट्स में दोस्तों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो पार्ट होते हैं ना वो एक्चुअल में क्या होता है, वो फ्लावर होता है, जो कि आपको ये डायग्राम में भी दिख रहा होगा। दिस इज नथिंग बट अ फ्लावर और ये एक हिबिस्कस है, ठीक है। आपको पता है हिबिस्कस जिसको हम लोग शू फ्लावर वगैरह भी बोलते हैं, तो ये एक हिबिस्कस है। और नॉर्मली इसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमने यहाँ पे पूरा प्रोवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हो डायग्राम में। तो इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है, 4 फ्लोरल वर्ल्स एज कैलिक्स, मतलब 4 इसके मेन पार्ट है। तो कैलिक्स है, कैलिक्स आपको किधर नजर आ रहा है, ये रहा दोस्तों कैलिक्स, ये आपको दिख रहा है कैलिक्स। तो ये आपका जो पार्ट, आपको ये जो ग्रीन कलर का जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये जो पूरा पार्ट है, ये आपका जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। नीचे आपको कोरोला नजर आएगा। तो कोरोला का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो कोरोला का एक्चुअल में मतलब है पेटल। जितने भी पंखुड़ियां होती है देख सकते हो आप, ये एक पंखुड़िया हो गई, फिर यहां से दूसरी पंखुड़ी हो गई, ठीक है ना, यहां से आप देख सकते हो तीसरी एंड ये चौथी। तो ऐसे देखा जाए तो टोटल कोई भी फ्लावर में 4 से 5 या फिर 3 to 4 to 5 यानी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस, ये 3 से 4 टाइप के क्या होते हैं, पंखुड़ी होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स भी बोलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे डायग्राम में। और फिर आता है आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्लांट्स के अंदर का, फ्लावर्स के अंदर का, जो कि है एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम को ही कहा जाता है दोस्तों मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे कि ये डायग्राम में आप देखोगे यहाँ पे ये जो एंड्रोशियम, ये वर्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, एंड्रोशियम के ऊपर फिलामेंट नजर आ रहा है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज नथिंग बट द फिलामेंट। और उसमें क्या होता है, नॉर्मली एंथर्स होते हैं। तो एंथर और ये फिलामेंट, ये दोनों को ही अगर मैं साथ में कंसीडर करूं तो उसको मैं एंड्रोशियम बोलूंगा। और एंड्रोशियम इज नथिंग बट द मेल का पार्ट, यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग में मेल का पार्ट होता है वैसे ही फ्लावर्स में भी मेल का पार्ट होता है। और वैसे ही आपको ये नीचे दिख रहा है गाइनोशियम। तो गाइनोशियम इज नथिंग बट जिसमें आपका स्टिग्मा आ जाता है, साथ ही में स्टाइल आ जाता है और ओवरी आता है। ये एग्जैक्टली क्या होता है ये हम लोग और ज्यादा डिटेल में जाएंगे आगे, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दैट इज स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या है, एक पाइप जैसा आपको चीज दिख रहा है, और ये स्टाइल यानी कि पूरा पाइप नीचे तक गया है। और ये नीचे आपको दिख रहा होगा दैट इज, इसके अंदर क्या होता है, फीमेल का गैमेट प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग ओवरी के नाम से जानते हैं। और ये तीनों को मिलाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे गाइनोशियम, जो कि होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए
फ्लावर यानी प्लांट्स का। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात ये है कि जो आपको ये दिख रहा है एंड्रोशियम और ये गाइनोशियम, इसको हम लोग ना एसेंशियल वॉल्स भी कहते हैं। एसेंशियल वॉल्स का बेसिक मतलब क्या होता है, ये सबसे जरूरी पार्ट है प्लांट्स के अंदर, यानी प्लांट्स में जो एंड्रोशियम होते हैं और गाइनोशियम जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो कोई भी प्लांट रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लावर की वजह से वो रिप्रोडक्शन करता है, करेक्ट है। लेकिन कोई भी प्लांट को रिप्रोडक्शन करने के लिए उसके मेल या फिर फीमेल पार्ट्स का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा रिप्रोडक्शन का फंक्शन प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही में ये तो चलो एसेंशियल वर्ड्स हो गए, यानी क्वेश्चन पूछता है डैश एंड डैश आर द एसेंशियल वर्ड्स, तो आप क्या बोल सकते हो कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये क्या है, एसेंशियल वर्ड्स है। वैसे ही एक और पार्ट है कैलिक्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वाला जो पार्ट है कैलिक्स, तो कैलिक्स और नीचे आप देखोगे कोरोला, ठीक है ना। तो कैलिक्स और कोरोला जो है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं एसेसरी वर्ल्स। क्या बोलते हैं इसको? एसेसरी वर्ल्स के नाम से जाना जाता है। ये क्यों बोलते हैं इसको एसेसरी वर्ल्स? क्योंकि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका अंदर के पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि आप देखोगे अगर यहाँ पे कैलिक्स, तो ये कैलिक्स यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ग्रीन कलर का जो पार्ट आपको नीचे पूरा दिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये वाले पार्ट को पूरा का पूरा वो प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और वही आप दूसरा जो कोरोला आप देखोगे, पंखुड़ी, तो अगर ये पंखुड़ी नहीं होती तो ये पूरा का पूरा जो स्टिग्मा और स्टाइल जो होता है ये डैमेज हो सकता था विद सम एक्सटर्नल बैरियर्स की वजह से, तो इसको वो प्रोटेक्ट करता है। साथ ही में बहुत सारे फ्लावर्स में ऐसा होता है ना कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये दोनों ही पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है मेल पार्ट और गाइनोशियम यानी फीमेल पार्ट, दोनों के दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए उस टाइप के फ्लावर को बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। नॉर्मली आपने ह्यूमन बींग्स में देखा होता है कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन फीमेल नॉर्मली फ्लावर्स में कभी कभी ऐसा भी पाया जाता है, ऐसा भी देखा जाता है कि एंड्रोशियम जो होता है मेल पार्ट और गाइनोशियम जो होता है फीमेल पार्ट, ये दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है दोस्तों हिबिस्कस। ये हिबिस्कस नजर आता है, यही डायग्राम है हिबिस्कस का, ठीक है ना। इसमें आपने देखा कि इसमें आपका एंथर फिलामेंट भी प्रेजेंट है, यानी कि मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, यानी कि फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। समझ में आ गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। वही अगर हम बात करें, यहाँ पे बेसिक चीज आपको समझ में आएगा कि फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ल प्रेजेंट रहेगा, यानी कि सिर्फ एनी वन ऑफ द टू वर्ल, जो हमने देखा या तो गाइनोशियम या तो एंड्रोशियम, दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। जैसे जो आपका बाइसेक्सुअल का मतलब क्या था कि दोनों ही प्रेजेंट था, यहाँ पे अगर सिर्फ एक प्रेजेंट है तो यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, मेल फ्लावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मेल फ्लावर। और सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है यानी कि उसको हम लोग बोलेंगे फीमेल फ्लावर। एग्जाम्पल क्या है फीमेल फ्लावर का? पपाया। पपाया आप इसको याद रख सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अब एंड्रोशियम जो है दोस्तों वो मेल वॉल है, ठीक है, और इसके जो मेंबर्स है इसको क्या कहा जाता है, स्टेमेंस कहा जाता है, ठीक है। एंड्रोशियम का जो मेंबर्स होते हैं इसको स्टेमेन कहा जाता है। वैसे ही गाइनोशियम जो कि एक फीमेल वॉल है और इसके मेंबर्स को क्या बोलते हैं, कार्पेल्स कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो कभी कभी एमसीक्यूज में पूछता है कि एंड्रोशियम के जो मेंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेमेंस, और गाइनोशियम के जो मेंबर्स है इसको बोलते हैं कार्पेल्स। ये आपको याद रखना है। और ओवरी जो था वो किधर प्रेजेंट था, आपने प्रीवियस जो डायग्राम देखा दोस्तों, ठीक है ना, उसमें आपने देखा कि ओवरी आपका जो था यहाँ पे प्रेजेंट था। तो ये एकदम लोअर पार्ट में आप देखोगे कैलिक्स के जस्ट ऊपर जो है ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ ईच ऑफ द कार्पेल, यानी कि जो सबसे नीचे का जो पार्ट है ना वहां पे ये प्रेजेंट होता है। और एक हॉलो स्टाइल कम्स फ्रॉम द ओवरी, ऊपर की तरफ से एक हॉलो, एक जो छोटा सा पाइप जैसा आपको चीजें नजर आई थी वहां पे, ये दिख रहा है आपको, ये स्टाइल है, ये आपको नीचे नजर आ रही है, ये पाइप ओवरी से जाके यहाँ पे कनेक्ट होता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब यहाँ पे एक और चीज आता है प्लांट्स के अंदर, जो कि ये दोस्तों आपके पॉलिनेशन का पार्ट, ठीक है। लेकिन पॉलिनेशन के पार्ट के पहले आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ओवरी जो है बेसल एंड में प्रेजेंट था, एंड में प्रेजेंट था। अब यहाँ पे एक और चीज देखोगे आप, तो स्टिग्मा जो था, आपने टॉप पे देखा वो डायग्राम में जो मैंने आपको दिखाया था, तो स्टिग्मा जो था वो स्टाइल के एकदम टॉप पे प्रेजेंट था। वही ओवरी जो था उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट थे। अगेन आपको मैं डायग्राम यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि ओवरी जो था इसके अंदर कितने सारे ओव्यूल इसके अंदर प्रेजेंट थे। समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा इसके अंदर कितने सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एम्ब्रियो सैक है वो हर ओव्यूल मियोसिस के द्वारा फॉर्म होता है, और हर एम्ब्रियो सैक के अंदर हैप्लॉइड एक सेल भी प्रेजेंट होते हैं और 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन्स जो एंथर से ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पोलिनेशन बोलते हैं। अब एक और चीज आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया, ठीक है ना, तो समझ लो ये आपका क्या था, स्टिग्मा था। अब पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे
टुकड़े होते हैं, जो कभी कभी क्या होता है विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि किसके ऊपर आ जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं। एंड जैसे वो स्टिग्मा के ऊपर आते हैं वो स्टाइल के अंदर से घुस के ओवरी के अंदर चले जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है पॉलिनेशन, वो जो टेक्निक है उसको पॉलिनेशन बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या था, दैट इज एंथर जो था आपका जो उसके अंदर ट्रांसफर हो गया स्टाइल के अंदर, उसके वजह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया। लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक हमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है जो कि है दोस्तों डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन? पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट्स। पॉलिनेशन होता है किसके वजह से होता है? अबायोटिक एजेंट, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे विंड के वजह से हो सकता है, वाटर के वजह से हो सकता है, बायोटिक एजेंट्स जैसे कि इंसेक्ट या फिर कुछ अदर एनिमल्स के वजह से हो सकता है। इसका मतलब कि कभी भी बेसिकली क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना वो या तो हवा की वजह से उड़ के आ सकते हैं, ठीक है ना, ये जो आपका स्टिग्मा है, ठीक है ना, स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन है वो उड़ के आ सकता है, या तो कभी कुछ इंसेक्ट होते हैं वो किसी फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, वहां से पोलन ग्रेन उनके पैरों में चिपक जाएगा और वो इस यहाँ पे जो स्टिग्मा है उसके ऊपर अटैच हो जाएगा। तो स्टिग्मा क्या होता है बेसिकली, ये ना बहुत स्टिकी हो जाता है पॉलिनेशन के दौरान, पॉलिनेशन के दौरान काफी स्टिकी हो जाता है, जिसमें पॉलेंस जो होते हैं जर्मिनेट होते हैं एंड ये स्टिकी स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, तो दो मेल गैमेट जो है तो ना वो वहां पे फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो पोलन ट्यूब्स है ना वो यही मेल गैमेट्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ओके। अब उसके बाद जो पोलन ट्यूब है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो पोलन ट्यूब रीच द एम्ब्रियो सेक वाया स्टाइल। तो यहाँ पे जो डायग्राम में आपको मैंने दिखाया, तो जो स्टाइल था ये दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये अंदर का, ये जो पूरा का अंदर का पार्ट है वो स्टाइल है। तो जैसे पोलन ग्रेन यहाँ पे आया, अब पोलन ग्रेन धीरे धीरे क्या करेंगे, इसके अंदर से नीचे की तरफ जाने शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो स्टाइल में से जो पाइपलाइन जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्टाइल में से नीचे जाने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाता है जो पोलन ट्यूब था वो क्या हो जाता है बर्स्ट हो जाता है, जिसमें से दो मेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, और जिसमें से एक जो मेल गैमेट होता है वो क्या करता है, यूनाइट करता है एक सेल के साथ, जो कि क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, और इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो दूसरा वाला भी जो मेल गैमेट था यहाँ पे वो भी क्या करता है, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फॉर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म का फॉर्म करता है, जिसके वजह से दो न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। अब इस प्रोसेस के अंदर दो न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है दोस्तों, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि यार ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में प्लांट का आपको समझ में आ गया, वैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें, एक डायग्राम आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारा पूरा सिस्टम है जो कि आपको दिख रहा होगा, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर होता है, फिर यहाँ से आपका पूरा जो सिस्टम है वो यहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज द पेनिस, दिस इज स्क्रोटम। तो हम लोग बारी बारी से इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। टेस्टिस होता है, बहुत सारे डक्ट्स और ग्लैंड्स होते हैं, और जो टेस्टिस होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, जो कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे डायग्राम में, तो एब्डोमिनल कैविटी जो होती है, ठीक है ना, उसके यहाँ पे बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, यानी कि ये इंटरनल प्रेजेंट नहीं होते टेस्टिस। क्यों नहीं प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है ना वो अंदर बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप जानते हो, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये जो टेस्टिस होते हैं इसके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं ना वो 37 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए उसको बाहर रखा जाता है, मतलब बाहर ऑटोमेटिकली हमारे नेचर ने हमें बनाया है उस प्रकार कि वो बाहर ही अरेंज है, जिसके वजह से उसके स्पर्म्स डेड नहीं होते, ठीक है। अब टेस्टिस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट जो होते हैं ट्यूब्यूल्स के अंदर, जो कि मियोसिस के वजह से डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गैमेट्स होते हैं, खासकर जो सेक्स सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मियोसिस से डिवाइड होते हैं, और बाकी जो सोमैटिक सेल्स होते हैं माइटोटिक्स से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे वो डिवाइड होते हैं ताकि स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सके। एंड ये स्पर्म्स कहाँ पे भेजा जाता है, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स के थ्रू भेजा जाता है, रेडी टेस्टिस द्वारा, फिर वासा इंफ्रेंशिया, फिर एपिडेडेमिस, फिर वासा डिफरेंशिया, इजैकुलरी डक्ट, एंड फिर लास्ट में आता है आपका यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और जैसे ही स्पर्म्स पुश होता है उसको आगे की तरफ भेजा जाता है, फिर वो मैच्योर हो जाता है, एंड उसके बाद वो ओवम में चले जाता है ताकि वो ओवम को फर्टिलाइज कर पाए। अब यहाँ पे अगेन मैं वो चीज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो कि है दोस्तों कि जैसे कि ये पार्ट आप देख पा रहे हो, इसके अंदर क्या होता है, ये आपका पूरा क्या है, इसके अंदर आपका पूरा स्पर्म्स जो है वो स्टोर होता है, एंड धीरे धीरे वो पास होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये पार्ट से पूरा पास हो रहा है, एंड पास होने के साथ साथ ये आपका पूरा यहाँ पे दैट इज इजैकुलरी डक्ट के थ्रू, यहाँ पे वो पेनिस के थ्रू अंदर पास होता है, ठीक है। तो दिस इज द मेन पार्ट जहां से वो अप्लाई होता है और पास होता है। तो सेमेनिकल वेसिकल्स जो होते हैं ना, ये सिक्रेशन इजैकुलरी डक्ट्स जो होते हैं, जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड्स और काउपर ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन
यूरिनोजेनाइटल डक्ट में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और जिसके वजह से सीमेन जो है फॉर्म होता है। और सीमेन एक्चुअली क्या होता है, स्पर्म्स का और कुछ जो सिक्रीशन जो ग्लैंड्स जो यहाँ पे है वो ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं, खासकर सेमाइनल वेसिकल्स जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सिक्रीशन होता है ना, ये दोनों का मिक्सचर होता है, और सीमेन जो है इजैकुलेट होता है पेनिस के थ्रू। ये पेनिस आपका जो पार्ट है, यहाँ से ही आपका जो पार्ट है वो इजैकुलेट होता है, ठीक है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ ऑर्गन्स है, ये आपको याद रख लेने हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। अब नेक्स्ट बात करूं, दैट इज नथिंग बट ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो दिस इज द सिस्टम, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, हर ऑर्गन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है वो पूरा का पूरा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, ठीक है ना, जैसे कि आप जानते होंगे फीमेल्स में। और उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ओवरीज प्रेजेंट होता है, जो कि आपको दिख रहा होगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द ओवरी, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा। तो यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार होता है। और ये दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द वजाइना, ठीक है ना। पेनिस इज इंसर्टेड इनसाइड दिस, एंड जिसके वजह से स्पर्म्स जो रिलीज होते हैं वो यहाँ से ट्रैवल करते करते फैलोपियन ट्यूब, ये जो पार्ट है आपका, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और यहाँ से पास होते होते यहाँ तक ओवरीज के पास स्पर्म आ जाते हैं, तब जाके वो स्पर्म और जो यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, एग्स प्रेजेंट है, वो फर्टिलाइज हो पाते हैं। उसके बाद उसको यूटेरस में दाखिल किया जाता है। यूटेरस में जैसे आता है फिर बच्चा वहां पे धीरे धीरे ग्रो होता है, ठीक है। क्लियर है? और इसके अलावा एक पेयर ऑफ बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है वहां पे, ठीक है। और जो एब्डोमिनल कैविटी में हर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो एक ओवम जो होता है ना वो रिलीज किया जाता है, जैसे कि आप जानते हो। और आगे हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हर मंथ क्या होता है, एक ओवम जो होता है रिलीज होता है एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेटली, ठीक है ना। अल्टरनेटली क्या होता है, रिलीज होता है। और उसका जो फ्री एंड होता है ओविडक्ट का, वो फनल शेप होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो फ्री एंड आपको दिख रहा है दैट इज द फनल शेप, एंड एक ओपनिंग उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और साथ ही में जो ऊ साइड यानी कि जो एग्स होते हैं वो एंटर करते हैं ओविडक्ट थ्रू दैट, ये जो ओपनिंग है उसके थ्रू ओपन होते हैं। और ये जो आपको ओपनिंग दिख रहा होगा ना, इसके जो साइड में वॉल्स जो प्रेजेंट होते हैं ना, ये वॉल्स में क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे एब्डोमिनल में इंटेस्टाइन में सीलिया प्रेजेंट होते हैं जस्ट टू एब्जॉर्ब सम जो चीजें प्रेजेंट होती है, वैसे यहाँ पे सीलिया होते हैं, ये लोकोमोटरी मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये पुश करता है ओसाइड्स को, ठीक है ना, यूटेरस तक पुश करने के लिए काम आता है ओसाइड्स को। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, अगला जो टॉपिक आ जाता है हमारा, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो अंडरगो होता है, मतलब नॉर्मली हर महीने के हिसाब से, हर 28 टू 30 डेज के हिसाब से अपना जो प्यूबर्टी है वो क्या करता है, यहाँ पे प्यूबर्टी के हिसाब से चेंज होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्यूबर्टी? प्यूबर्टी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट जो एक एज होने के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर एज हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। तो 28 टू 30 डेज का एक साइकिल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और ये सिर्फ फीमेल्स में होते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें 4 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से 4 हार्मोन है ये आपको नाम याद रखना है। एक होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर दूसरा LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फिर एस्ट्रोजन होता है, और साथ ही में एक प्रेगनेंसी हार्मोन जिसको प्रोजेस्टेरोन की कहते हैं। तो जो भी सेवरल फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर, ये धीरे धीरे डेवलप करते हैं ओसाइट जो प्रेजेंट होता है अंदर, एंड इसके वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, ठीक है। और ये ही डेवलप करता है एस्ट्रोजन, ठीक है ना। दिस डेवलपिंग फॉलिकल सिक्रीट्स एस्ट्रोजन, ये क्या करता है, एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। और साथ ही में एंड्रोमेट्रियम जो होता है ना यूटेरस के अंदर, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट साइकिल के दौरान, और धीरे धीरे फिर रीजनरेट करता है जैसे जैसे आगे के साइकिल्स आ जाते हैं। ये किसके वजह से हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन कॉल्ड एज द एस्ट्रोजन। अब इसके वजह से क्या होता है कि जो फॉलिकल जो होता है ना, वो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, तो बाद में जाके क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है, किसके वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से, और जिसकी वजह से oocyte जो होता है वो रिलीज हो जाता है, एंड इसी चीज को हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। और जो बचा हुआ जो टिश्यू होता है वो क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम को फॉर्म करता है। व्हाट डू यू मीन बाय कार्पस ल्यूटियम? जो रिमेनिंग टिश्यूज था, ठीक है ना, जो उसको फॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो रिमेनिंग टिश्यूज जो होता है, जो फॉलिकल का, जो बस्ट फॉलिकल का रिमेनिंग टिश्यू होता है, उसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो होता है वो भी आपका सिक्रीशन सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट के वजह से। और यही जो एंडोमेट्रियम है वो रेडी हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए, ठीक है। एंड जैसे ही वो रेडी हो जाता है ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो अगर जो oocyte था उसको अगर स्पर्म नहीं मिला 24 आवर्स के अंदर, तो वो क्या करेगा, फर्टिलाइज नहीं करेगा। एंड जैसे ही वो फर्टिलाइज नहीं करेगा तो जो कार्पस ल्यूटियम था, जो इनएक्टिव टिश्यू था, वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव बन जाता है, एंड
कार्पस एल्बिकियन बन जाता है, जिसके वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन सिक्रीशन हो रहा था वो क्या हो जाता है दोस्तों, स्टॉप हो जाता है। एंड जैसे स्टॉप हो जाता है तो एंड्रोमेट्रियम क्या हो जाता है, अपने आप को खत्म करने लगेगा, क्योंकि अब उसका कोई यूज नहीं है ना, क्योंकि उसको स्पर्म नहीं मिला फर्टिलाइजेशन के लिए, तो अब उसका कोई यूज नहीं है, तो वो डीजनरेट होना शुरू कर देता है दोनों हार्मोन के एब्सेंस में, क्योंकि एस्ट्रोजन भी स्टॉप हो गया, प्रोजेस्टेरोन भी स्टॉप हो गया, तो उसके एब्सेंस में वो क्या करेगा, डीजनरेट होना शुरू करेगा। एंड टिश्यूज जो होते हैं वो डीजनरेट कर देते हैं एंडोमेट्रियम को, और अनफर्टिलाइज ओवम जो होता है वो धीरे धीरे वजाइना के रास्ते क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और यही चीज साथ ही में कंटिन्यूअस ब्लीडिंग के रूप में आ जाती है, और ब्लीडिंग जो होता है कंटिन्यूअसली होता है, लगभग 5 दिन के आसपास फीमेल्स में अक्सर देखा जाता है, और यही चीज को कहा जाता है दोस्तों मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जैसा बढ़ रहा है, उस टेक्नोलॉजी की बढ़ते वजह से यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके हमारे रिप्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कभी कभी कैसा होता है कि नॉर्मल तरीके से जो फीमेल्स होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। बच्चा अगर किसी को चाहिए तो नॉर्मल तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता, या तो किसी फीमेल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इस प्रकार से चीजें होती है। तो अगर उसको मुझे ओवरकम करना है, हमें ओवरकम करना है, तो देयर आर सम टेक्निक्स जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ऐसी क्या टेक्निक्स है वो हम चीज यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो पहला जो टॉपिक है, जो कि दोस्तों इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन? जैसे कि आप जानते हो कि इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन का बेसिक मीनिंग जो होता है, इसमें क्या किया जाता है कि जो पार्टनर्स होते हैं मेल एंड फीमेल्स की अगर बात करें, तो इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी करवाया जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि ये वर्ड आपने सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर मेल जो होता है ना, इसका स्पर्म एंड फीमेल्स का जो oocytes होता है, ये दोनों को यहाँ पे फर्टिलाइज करके, ठीक है, और फिर जाके फीमेल के यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है, और वहां से जो बच्चा है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, एंड उसके बाद डिलीवरी जो होती है वो नॉर्मल होती है, और वो टेक्निक को हम लोग इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वैसे ही एक और टेक्निक है जिसको सरोगेसी कहते हैं, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम बहुत फास्ट जा रहे हैं। और दूसरा चीज ये है कि हमने पूरा का पूरा इसका लेक्चर वीडियो हमारे नॉर्मल लेक्चर वीडियोस में कराया है, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल अगर आपको जानना है आईवीएफ क्या होता है, तो पूरा हमने अच्छे से लेक्चर्स बनाए हैं हमारे रेगुलर लेक्चर्स वीडियो में, तो आप वहां से भी देख सकते हो। दूसरा है सरोगेसी। सरोगेसी बेसिकली क्या होता है कि इफ अ फीमेल उनके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, लाइक इफ हो सकता है कि उनके जो ओव्यूल है उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना, तो डेवलपमेंट अगर नहीं हो पा रहा है तो वो क्या कर सकती हैं, तो वो कभी मां नहीं बन सकती, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक और टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज सरोगेट मदर का। तो सरोगेट मदर एक्चुअली क्या होते हैं? सरोगेट मदर मतलब कि कोई और फीमेल जो होती है वो नॉर्मली एज ए सरोगेट मदर बन सकती है, यानी कि जो मेल होता है वो मेल का स्पर्म लिया जाता है एंड उनके यूटेरस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है, एंड जिसके वजह से क्या होता है कि जो कोई और मदर होती है उनके अंदर जो होता है वो मेल का जो चाइल्ड होता है वो आ जाता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो कपल होंगे, मेल एंड फीमेल जो होंगे दोस्तों, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल होंगे, जिसमें मेल जो होगा उसका स्पर्म होगा, लेकिन जो फीमेल जो होगी वो कोई और होगी, ठीक है ना। मतलब जो नॉर्मली फीमेल का जो वर्म यूज किया जाएगा वो कोई और होगा, लेकिन एक्चुअल में जो एक्स होगा वो किसका होगा? जो फीमेल पार्टनर है उसका ही होगा। यानी कि बच्चा जो मेल एंड फीमेल है उनका ही है, लेकिन जो वम्ब होगा, ठीक है ना, जो गर्भाशय जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किसी और फीमेल का होगा, और उसी में नॉर्मली बच्चा ग्रो होता है एंड उसके बाद वो डिलीवरी देती है। तो दैट इज नोन एज द सरोगेसी टेक्निक। काफी सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बच्चे नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका यूटेरस में एंड शायद वॉर्म में कुछ प्रॉब्लम होता है, दैट्स वाई वो लोग नहीं करना चाहते हैं, या फिर नहीं होता है, तो इसके लिए वो सरोगेट मदर का जो है सहारा लेते हैं। अगला टॉपिक आप देख सकते हो, दैट इज स्पर्म बैंक एंड सीमेन बैंक। तो स्पर्म बैंक क्या होता है? बेसिकली जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारे मेल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो स्पर्म्स जो होता है उसमें अगर स्पर्म काउंट कम होता है तो दे कांट बी एबल टू बिकम अ फादर। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे स्पर्म बैंक होता है, सीमेन बैंक होता है, जिसमें बहुत सारे जो क्वालिफाइड मेल्स होते हैं वो अपने स्पर्म्स को डोनेट कर सकते हैं, सो दैट वो स्पर्म्स का यूज करके जो है जो चाइल्ड है उसको प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो ऐसे इसका काफी ज्यादा डिमांड अभी बढ़ रहा है आगे जाके, क्योंकि बहुत सारे जो मेल्स होते हैं उसमें इंपोर्टेंसी देखा जा रहा है, एंड स्पर्म काउंट कम होने की वजह से दे कांट बी एबल टू बिकम ए फादर, दैट्स व्हाई वो लोग स्पर्म बैंक से स्पर्म लेके आके विद द हेल्प ऑफ आईवीएफ टेक्निक जो है वो चाइल्ड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो कि हमारा अगला टॉपिक और हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है ट्विंस। तो ट्विंस का मतलब क्या होता है? जुड़वा। जैसे कि आप जानते हो, तो जनरली क्या होता है कि अगर दो एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं साइमल्टेनियसली, साथ साथ में, जैसे कि आप जानते हो कि एक मेल एंड फीमेल का
जो गैमेट होता है जब मिलता है तो एक जाइगोट बनता है, एक जाइगोट के बाद एक एम्ब्रियो बनता है। लेकिन अगर 2 एम्ब्रियो बन जा रहा है सेम यूटेरस के अंदर तो इसके वजह से 2 बच्चे जो है एक साथ पैदा हो सकते हैं, और यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विंस बोलते हैं, जुड़वा बोलते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, बहुत सारे कपल्स में आपने देखा होगा कि ट्विंस होते हैं। तो ट्विंस मेनली 2 टाइप के होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है और एक दूसरा डायजाइगोटिक ट्विंस होता है। तो मोनोजाइगोटिक की अगर मैं बात करूं तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। क्या होते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, ठीक है। और जो डायजाइगोटिक ट्विंस होते हैं ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं। तो मोनोजाइगोटिक में बेसिकली क्या होता है कि अगर रिप्रोडक्शन के टाइम क्या होता है ना कि अगर सेम जो स्पर्म होता है वो अगर फॉर्म हो जाता है एंड जिसके वजह से 2 ओसाइट्स को नॉर्मली वो इंटरैक्ट करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपके 2 एम्ब्रियो जो होते हैं ना वो फॉर्म हो जाते हैं, जिसके वजह से जो ट्विंस होते हैं वो सेम होते हैं। और ये जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो दिखने में भी सेम हो सकते हैं और दोनों का जो जेंडर होता है वो भी सेम होता है, मतलब बॉय बॉय भी हो सकता है और गर्ल गर्ल भी हो सकती है। तो इस प्रकार से चीजें होती है। वही अगर हम बात करें डायजोगेट की तो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी, अलग अलग, ठीक है ना। मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ हो सकते हैं एंड दोनों दिखने में अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अगर कोई भी पर्सन का स्टेट जो है, फिजिकल स्टेट हो गया, मेंटल स्टेट हो गया, सोशल स्ट्रांगनेस हो गया, इसको हम लोग हेल्थ बोलते हैं। वैसे ही नॉर्मली रिप्रोडक्टिव एक हेल्थ होता है, वो हमें बहुत अच्छा मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी कई सारी बीमारियां हैं, सेक्सुअल डिसीजेस है, वो सब ना हो तो उसके लिए प्रॉपर प्रोटेक्शंस वगैरह लेना जरूरी है। एंड दैट्स वाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे रेगुलर लेक्चर्स को देख सकते हो, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ फिर आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। और बहुत सारे सेक्सुअल डिसीज के बारे में हम जो बात कर रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हो, दैट इज सिफिलिस, गोलेरिया, ये सब लार्ज स्केल पे होते हैं। एंड बैक्टीरियाज के बढ़ने की वजह से बहुत सारे पैचेस भी आ जाते हैं जेनाइटल्स में, रैश हो सकता है, फीवर हो सकता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, एलोपीशिया हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, एंड साथ ही में यूरिनेशन के टाइम पे पेन हो सकता है, ठीक है ना। पस फॉर्मेशन हो सकता है, जब भी हम लोग यूरिनेशन पास करते हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से जलन हो सकता है, आंखों में जलन हो सकता है, थ्रोट में जलन हो सकता है। तो ये सब गोनोरिया के लक्षण है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो प्लीज हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।